हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लासिक्स अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ फिर से आई हूँ अपनी कहानी पुरस्कार का दूसरा और आखिरी भाग लेकर। यह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानी का दूसरा भाग है। उनकी यह कहानी पुरस्कार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं हुई है, लेकिन अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। आप लोगों ने इसका पहला भाग सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है तो जाके सुने कि किस तरह मधुलिका राजा को उत्सव में अपनी भूमि दे देती है। उसके बाद उसका मूल्य न लेकर पुरस्कार के रूप में अपने आत्मसम्मान के साथ एक कृषक बालिका की तरह अपना जीवन बिताती है। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। मधुलिका, आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर से? अरुण ने कहा। मैंने कितना समझाया तुम्हें, परंतु। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत नहीं करने देना चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है कुमार? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध का विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो फिर मैं भी स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी घर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर ही बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। यह मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और करता भी क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, और अब तो तुम। मधुलिका ने बात आधी ही छोड़ दी। भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह ना सकता था। नवीन राज? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत ना हो। अरुण ने कहा। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, आज मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमार। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था। तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। वह हाँ भी ना कह सकी और ना भी ना कह सकी। अरुण ने उसकी अवस्था, उस लज्जा का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिके, अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुख से निकला, क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना में अस्वीकार न करेंगे, और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगीं। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो? जो कहोगे वही करूंगी। मधुलिका मंत्रमुग्ध सी होकर बोली। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए हैं। एक चाम धारणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबूल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है? आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है।
3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मूल्य जरूर मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? महाराज ने पूछा। उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। मधुलिका बोली। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी ऊबड़ खाबड़ भूमि है, जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व भी रखती है। तो फिर मैं निराश होकर लौट जाऊं? मधुलिका ने बोला। सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना देव, जैसी आज्ञा हो। मधुलिका सम्मान के साथ बोली। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश देता हूँ। महाराज बोले। जय हो देव, कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राजमंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पथ संचार से उसकी शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए वे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई आता नहीं था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा खासा खेत बन रहा था। तब इधर की चिंता किसको होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निबिड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य के अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और। विश्वास करो, प्रभात में इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवास्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका, भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर तो मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात्रि के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी, अरुण ने उत्साह से कहा। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? मधुलिका ने पूछा। अवश्य, तुम अपनी झोपड़ी में रात बिताओ। प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। अरुण उतने ही गर्व और उत्साह से बोला। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सा होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्य को अर्धरात तक पूरा कर लेना चाहिए। तब तक रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन हो गई। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो? फिर वह सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रीवास्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? अरुण तो विदेशी है ना, मगध का चिरशत्रु। ओह, उसकी विजय! कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या। सिंह मित्र, कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? उसने खुद को धिक्कारा। नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में उसे पुकार रहे थे। वह पगली सी चिल्ला उठी। रास्ता भूल गई। रात ही 1 पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र तो कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्रायः 100 उल्काधारी अश्वरोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न तलवार। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं।
प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वरोही ने सड़क पर से कहा, तू कौन है? स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है। पगली नहीं, यदि वह होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। मधुलिका करुण स्वर में बोली, क्या है, स्पष्ट कह। श्रीवास्ती का दुर्ग एक पहर में दस्युओं से हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा, मधुलिका ने कहा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रीवास्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा है। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। न आलोक हो न शब्द हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वे अपनी सुख निद्रा में थे, किंतु सेनापति और उसके साथ मधुलिका को देखते ही अचानक से उठ बैठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या यहाँ फिर से क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? उसमें कोई बाधा आ रही है? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात दुर्ग में अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। सेनापति ने कहा। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। वह घृणा और लज्जा से गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं उन आताताइयों का प्रबंध कर लूँ। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रीवास्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा था। बाल, वृद्ध, नारी सब आनंद से उन्मत्त थे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष में हुंकार किया, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने उससे पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। आज तेरी वजह से कौशल फिर से सुरक्षित है। वह चुप रही। राजा ने फिर कहा, मेरी निज की अपनी जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, कुछ तो मांग, तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहते हुए वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। दोस्तों, यह था कहानी पुरस्कार का दूसरा और अंतिम भाग। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। कहानी का काल और समय मगध के काल का है, इसलिए आपको शब्दों में अगर कुछ कठिनाई हो रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
लेकिन एक बार आप इस कहानी को ज़रूर सुनें, आपको ये कहानी एक अलग ही अनुभूति देगी। क्लासिक्स अड्डा में फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नई नई कहानियों के लिए, हमारे पुराने साहित्य के लेखकों के लिए, हमारे भारतवर्ष के अच्छे लेखकों को जानने समझने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।